नमस्कार, मैं प्रीति थपलियाल, एलटी विज्ञान, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जखनीधार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 9 गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। तो आज के अध्याय में चर्चा के बिंदु रहेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे मोशन के बारे में, देन स्लो एंड फास्ट मोशन, फिर देखेंगे हम डिस्टेंस, फिर स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोशन क्या होता है। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं मोशन के विषय में, डिफरेंट तरह के मोशन हमने उसमें पढ़े थे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट्स। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं को मूव होते हुए देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हुए देखते हैं, या खुद हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते हैं। सो चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ जब किसी वस्तु की पोजीशन बदलती है, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, इसी को हम कहते हैं मोशन। जैसे कि इन चित्रों में हम देख सकते हैं, इस ग्रीन कार पे यदि हम फोकस करें तो पहले यह पीछे थी और उसके बाद रोड पे ये आगे आ गई है। वैसे तो ये सभी कार मोशन में है, तो हम इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि कार किस तरह से अपना पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये मोशन में है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अ मूविंग कार, इसे भी हम मोशन के अंदर पढ़ेंगे। अ चाइल्ड रनिंग, अगर कोई बच्चा भाग रहा है वो भी, उसमें भी मोशन हो रहा है। द मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन, अब अगर एक फैन की बात करें, एक पंखे की बात करें, तो उसकी तो पोजीशन नहीं बदल रही ना, पंखा तो आपने जहाँ लगाया है या स्टैंडिंग पंखा जहाँ पे खड़ा है वो वहीं रहता है, लेकिन उसमें जो गति हो रही है, उसमें जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है उसके ब्लेड्स में। वो कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो एक ब्लेड अपना पोजीशन चेंज करते करते दूसरे ब्लेड में आ रही है, एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, साइकिल, एरोप्लेन, शिप, बुलक कार्ट, बस एंड ट्रेन, ये सभी हमारे मोशन के अंदर आते हैं। इन सभी में मोशन होता है, ये ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। आगे हम देखते हैं, जो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, इसको रिकॉल करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे मोशन के टाइप्स के, गति के कुछ प्रकार हैं जिन्हें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। सोल्जर्स जो होते हैं, हमारे जवान होते हैं, जब मार्च पास्ट करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, या कभी आपने भी अपने स्कूल में मार्च पास्ट की होगी 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो उसमें कौन सा मोशन होता है, हम कैसे चलते हैं, एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, है ना, एक सीधी लाइन में चलते हैं, हम इधर उधर नहीं भागते हैं। तो इस तरह का मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन। जैसे ये फर्स्ट वाला जो लिखा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे हम चलते हैं, SL में एब्रीविएशन लिख रही हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। नेक्स्ट है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर एक स्ट्रेट रोड पे कोई बुलक कार्ट चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, बीच में कोई भी मोड़ नहीं आया है, तो वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। देन हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, अगर कोई रेस हो रही है सर्कुलर प्लेग्राउंड में, सर्कल में एक रेस कोई एथलीट कर रहा है, तो उसके हैंड का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा, है ना, तो इसका मोशन होगा सर्कुलर। नेक्स्ट, पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन। अगर एक बाइसिकल, एक साइकिल है, उसका जो पेडल होता है, जब हम उसे चलाते हैं तो कैसा मोशन होता है, उसका भी एक सर्कुलर मोशन ही होता है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। हम सभी जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक वृत्ताकार परिधि में वो चक्कर लगाती है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। साथ ही साथ वो पीरियोडिक मोशन भी है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब एक मोशन बार बार रिपीट होता रहता है कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्योंकि हमें पता है अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो एक निश्चित अंतराल में लगाती है और फिर उसको रिपीट करती है, तो इसीलिए इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नाउ मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये दोनों चीजें कैसी है, पीरियोडिक मोशन है। स्विंग क्या होता है, झूला, जिसपे बच्चे झूलते हैं। तो स्विंग किस तरह से, सपोज इस तरह से है, तो ये
किस प्रकार से गति करता है, यह एक पेंडुलम इस तरह से होता है। ये सबसे पहले पीछे की ओर हम इसे ले जाते हैं। अगर हम किसी झूले में बैठे तो पीछे की ओर हम पहले मूव करते हैं और उसके बाद आगे करते हैं। तो इस तरह से ये स्विंग लगातार इस तरह से गति करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन जिसे कहते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, हमने मोशन के बारे में जाना, अब हम देखते हैं आगे फास्ट एंड स्लो किसे कहते हैं। हम इन नामों से हम सभी परिचित हैं। अगर हमारे सामने से कोई दो कार गुजरे तो हम उन्हें देख के ही बता देंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार फास्ट है, कौन सी कार स्लो है ना। लेकिन यदि कोई वस्तु हमारी विजन की रेंज से दूर है, फॉर सपोज यहाँ पे एक डिस्टेंस है सपोज 2 किलोमीटर्स और आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से दो बच्चे आपकी ओर आते हैं और आप उन्हें एक निश्चित टाइम देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है कि इन्हें 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से फास्ट कौन है और स्लो कौन है? जी हाँ, जो भी बच्चा आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा इस डिस्टेंस को कवर करके, वो कहा जाएगा कि वो फास्ट है, और जिसने स्लो, जो देर में पहुंचेगा, वो कंपैरेटिवली दूसरे बच्चे के स्लो मोशन में है। तो क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम का। जब हमारे पास टाइम गिवन होगी, इतने टाइम में किसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु फास्ट है या स्लो है, उसमें मोशन कैसा है। वन हु टेक्स शॉर्टर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज द हाईएस्ट स्पीड। जिसने जल्दी कवर कर ली सेम डिस्टेंस, वो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सेम चीज हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। सभी गाड़ियां मूव कर रही हैं, लेकिन जो ग्रीन वाली गाड़ी है वो सबसे आगे निकल गई, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है सेम टाइम में। तो इसे हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। तो जब हमने डिस्टेंस और टाइम को रिलेट किया आपस में, डिस्टेंस और टाइम की बात की, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पीड का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चाल। So the most convenient way of finding out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. अब यहाँ पे हम टाइम लेंगे हमेशा यूनिट। यूनिट मीन्स 1। अब आप टाइम को अगर यूनिट में लो, चाहे आप 1 आवर लो, 1 मिनट लो, 1 सेकेंड लो, 1 डे भी ले सकते हो, तो यूनिट के लिए यूनिट टाइम आप जब लेते हो और तब डिस्टेंस को आप रिलेट करते हो, तो उसे हम कहते हैं स्पीड। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. Suppose 2 बस हैं और दोनों को आपने 1 घंटे का टाइम दिया है और कहा है कि अब कितनी, दोनों जितनी ज़्यादा स्पीड, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो उतनी करें। तो जो बस 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, सपोज एक ने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया और एक ने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो स्पीड किसकी, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम था 1 आवर, तो हम कहेंगे कि स्पीड किसकी ज़्यादा थी, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। सो द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्पीड की डेफिनेशन बन जाती है कि 1 घंटे में या 1 यूनिट टाइम में किसी वस्तु ने जितने डिस्टेंस कवर करी, तो उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। सो ये फॉर्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई वस्तु यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस तरीके से हम किसी भी वस्तु की डिस्टेंस या दूरी भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं यदि स्पीड दिया गया है। तो इसी फॉर्मूले से तीनों चीज़ों को निकाला जा सकता है। फिलहाल यदि हम स्पीड की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला है, और यदि इसकी यूनिट की बात करें, इसकी इकाई क्या होगी, डिस्टेंस का मात्रक होता है। अगर हम किलोमीटर में लें तो ये किलोमीटर में लेंगे, और टाइम अगर हमें लेना पड़ेगा फिर आवर में। तो इस तरह से इसका मात्रा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि हम डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, कि कितने मीटर कोई वस्तु गई, तो हमें टाइम लेना पड़ेगा मिनट में। तो इसकी यूनिट आएगी मीटर पर मिनट, है ना। और अगर हम इसे लें सेंटीमीटर में, तो इसे हमें लेना पड़ेगा सेकंड में, तो वो आ जाएगा पर सेकंड में। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पीड किसी वस्तु की
क्या होती है, कितनी डिस्टेंस कोई वस्तु कवर करती है यूनिट टाइम में। अब हम आगे देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सपोज बूझो यहाँ खड़ा है और उसे C पॉइंट तक पहुंचना है अपनी साइकिल से। तो माने कि यह डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और यह डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अब मानते हैं कि उसने ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और यह तय करी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो अब क्या है, क्योंकि उसकी स्पीड एक पॉइंट ए से सी तक पहुंचने में बदलती रही, या बीच में उसने कहीं ब्रेक लगाया या रुका, तो इस तरह से उसकी स्पीड अगर बदलती रही तो हम उसे कहेंगे कि उसका जो मूवमेंट था, उसका जो स्पीड थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, वो एक यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट नहीं थी। और अगर कोई एक ही स्पीड से चल रहा है पूरे ट्रैवल में, अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो एक ही गति से चल रहा है, एक ही चाल से चल रहा है, माने कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बीच में कहीं भी स्पीड चेंज नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्पीड बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, या बढ़ती रहती है या घटती रहती है, तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform. In this case, the average speed is the same as the actual speed. अब जब कोई वस्तु अपनी स्पीड बदलती जा रही है, कभी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो रही है, कभी 40 हो रही है, कभी 60 हो रही है, तो हम उसकी जो स्पीड निकालेंगे वो एवरेज स्पीड निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, विभिन्न दूरियों को, जो उसने दूरियां तय करी उसको हम टोटल डिस्टेंस के रूप में देखेंगे कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, और अलग अलग टाइम उसका नोट करेंगे। फिर से एग्जांपल लेते हैं। माने कि ये एक रोड है, बीच में कोई स्टॉपेज है, और बूझो ने यहाँ से इस स्टॉपेज तक जाने की, बीच में पॉइंट सी है माना, बूझो ने ए से सी तक जाने में 1 आवर का टाइम लिया, जबकि सी से बी तक जाने में इसने 2 आवर का टाइम लिया, और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से माने कि 3 किलोमीटर थी और यहाँ से यहाँ तक माने कि 4 किलोमीटर थी। तो हम इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 3 7 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम 2 + 1 3 आवर। तो इस तरह से हम इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे अब कॉन्सेप्ट आता है टाइम का। हम सभी जानते हैं कि स्पीड निकालने के लिए हमें टाइम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और क्लॉक्स और वॉचेस आर द परहैप्स मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। हमें सब भी जानते हैं कि अब जो हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए वो क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज rather complex, but all of them make us use of some periodic motion। अभी हमने देखा कि पीरियडिक मोशन क्या होता है, जो बार बार रिपीट होता है। तो इसी तरह से हम क्लॉक में देख सकते हैं कि इसमें जो भी हैंड्स है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है, तीनों सुइयां बार बार अपने मोशन को रिपीट करती हैं, बार बार एक सर्कुलर मोशन में चलती है और फिर उसी मोशन को रिपीट करती है। तो क्लॉक्स क्या करती है, पीरियडिक मोशन को फॉलो करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पीरियडिक मोशन के नाम पे यहाँ पे हमारे पास मोशन आ जाता है सिंपल पेंडुलम का। अब जानते हैं आगे पेंडुलम के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पेंडुलम का चित्र, जहां हमें दिखाया गया है ये एक स्टैंड है और ये एक स्ट्रिंग है, और नीचे जो ये दिख रहा है गोल शेप है, इसे कहते हैं बॉब। ये मेटल का होता है। अब इस पेंडुलम का मोशन होता है एक झूले की तरह। जैसे हम झूले में देखते हैं कि पीछे की तरफ हम झूले को ले जाते हैं और वो आगे की ओर गति करके वापस पीछे आता है, उसी तरह से ये पेंडुलम मूव करता है। इसमें the pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O, A to B and back to O। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो बीच में जो लाइन दिख रही है, जहाँ यहाँ O पोजीशन पे जब पेंडुलम खड़ा है, यहाँ पे जब रेस्ट की स्टेट में, इसे बोलते हैं हम इसकी मीन पोजीशन।
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जब ये गति करता है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ तक हम उसको लेके आए खींच के, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन इसकी बी है, यहाँ तक भी ये जाएगा। जब हम पेंडुलम को पीछे खींच के इस तरह से लाएंगे और फिर छोड़ देंगे तो ये आगे मूव करेगा और यहाँ जाने के बाद वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। तो इसे हम कहेंगे एक ऑसिलेशन या एक दोलन। ठीक है, तो पेंडुलम हमने पीछे बॉब को हाथ से पकड़ के पीछे लिया और उसके बाद ये आगे घूमने के बाद वापस इसी जगह पे आया, तो हम इसे कहते हैं इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। The pendulum also complete one oscillation when its bob move from one extreme. Same thing, जब एक एक्सट्रीम पे जाने के बाद दूसरे एक्सट्रीम से होते हुए पेंडुलम वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो हम उसे कहते हैं कि उसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया है। The time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period. अब एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए यहाँ से इस पोजीशन में जाने के लिए, फिर यहाँ से वापस इसी पोजीशन में आने के लिए पेंडुलम को जितना टाइम लगा, सपोज उसे 1 सेकंड लगा या आधे से भी कम सेकंड लगा, वो जितना भी होगा 2 सेकंड लगा, तो वो उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, हम सभी जानते हैं कि टाइम को हम किस में नापते हैं। सबसे छोटी जो यूनिट इसकी है सेकंड है, इसका सिंबल है एस, और लार्जेस्ट यूनिट इसकी है मिनट है और आवर है। तो इसीलिए स्पीड की यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट। तो इस तरह से स्पीड की यूनिट्स ये हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं। वी हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल। सिमिलरली मीटर कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ कार, बसेज एंड अदर व्हीकल्स। वन ऑफ दीज मीटर हैज किलोमीटर पर आवर रिटन। यहाँ हम देख सकते हैं इस मीटर में यहाँ साइड में लिखा हुआ होता है किलोमीटर पर आवर। हम जब गाड़ियों में बैठते हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो या कार हो, उनके डैशबोर्ड में 2 मीटर्स लगे हुए होते हैं जहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि इसकी स्पीड किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, और उसमें डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाती है। उसके साथ ही एक और मीटर यहाँ पे हमें दिख रहा है। There is also another meter that measures the distance moved by vehicle. This is known as odometer. ये important है कि गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी, अभी तक उसने कितनी दूरी चली है, उसको नापने के लिए जो मीटर हमारे पास होता है उसका नाम है ओडोमीटर। उसे देख के हम बता सकते हैं कि इस गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है, कितना, जितनी उसमें रीडिंग होगी उतना उस गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर ली है। आगे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसे हम समझने के लिए इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले तो पहेली, एक गर्ल है जो स्कूल जाती है बस से, और उसने अपने बस का टाइम और ओडोमीटर में आने वाली रीडिंग को नोट किया और एक टेबल के फॉर्म में बनाया। तो 8:30 बजे जब उसने देखा तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 0 किलोमीटर, क्योंकि 8:30 बजे अभी गाड़ी उसकी स्टार्ट हुई है, अभी गाड़ी चली नहीं है। तो ऑलरेडी गाड़ी के ओडोमीटर में जो रीडिंग थी वो 36,540 किलोमीटर थी, यानी कि ये गाड़ी ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। नेक्स्ट 8:30 बजे जब ओडोमीटर की रीडिंग उसने नोट की तो वो थी 36,560 किलोमीटर। तो क्योंकि 36,540 किलोमीटर वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है, तो इसका मतलब 8 से और 8:30 बजे के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो इन दोनों को माइनस करके निकल जाएगी, जो है 20 किलोमीटर। इसी तरह से 9 बजे भी उसने एक रीडिंग नोट करी तो डिस्टेंस पता चली कि वो 40 किलोमीटर थी। इसी तरह से 10 बजे तक उसने सभी डिस्टेंस को नोट किया और उसके बाद इन रीडिंग को टेबल के फॉर्म में लिखा। 10 बजे उसकी रीडिंग आई 80 किलोमीटर गाड़ी ने चला था। अब इन वैल्यूज को, इस रीडिंग को यदि हम अच्छे से प्रेजेंट करना चाहे या और इलेबोरेट करके प्रेजेंट करना चाहे तो हम ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला ग्राफ हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये पाई चार्ट है इस तरह का, जिसमें हमने डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन पढ़ा था। तो इस तरह से वो ग्राफ था। इसी तरह से और ग्राफ भी होते हैं, जैसे कि ये है एक बार ग्राफ और यहाँ पे है एक लाइन ग्राफ। तो अब हम ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से यदि समझना चाहें तो इस तरह की ग्राफ शीट आपको मिलती है, ये ग्राफ पेपर इसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे स्क्वायर्स में पूरी शीट डिवाइडेड होती है।
सबसे पहले इसको मेनली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। जो ये ब्लू कलर की लाइन आपको बीचों बीच दिख रही है, y से y डैश के बीच में, ये वर्टिकल लाइन जो सीधी खड़ी लाइन है, ये ग्राफ की y एक्सिस है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें x डैश से x के बीच में जो ये ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है, वो इसकी x एक्सिस है। दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं उसे O से दर्शाया गया है बीच में। और इस तरह से ये पूरा ग्राफ पेपर हमारा 4 भागों में डिवाइड हो गया है। हालांकि इन 4 भागों के अंदर भी अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर्स है, लेकिन मेनली यह 4 भागों में डिवाइड है। ये 4 क्वाड्रेंट्स है। अब क्योंकि ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये एक नेगेटिव क्वाड्रेंट है, क्योंकि इस लाइन पे वैल्यूज जो होती है, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, माइनस में होती है, -1 -2। और इसी तरह से नीचे की ओर जो ये लाइन है y वाली, ये भी एक माइनस क्वाड्रेंट है। सेम वे ये भी एक माइनस वाला हमारा क्वाड्रेंट है। तो ये जो पिंक कलर से शेड किया गया पोर्शन हमें दिख रहा है, सिर्फ इसी की स्टडी हम इस क्लास में करेंगे, जिसे हम ये वाला जो क्वाड्रेंट है y, o एंड x, तो इसकी ऊपर वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये है इसकी y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। तो आपको जो आपकी बुक में ग्राफ देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। पूरा ग्राफ इस तरह से नहीं बनाया जाएगा, तो इसे हम O से डिनोट करेंगे। दिस इज y एंड दिस इज x। तो अब हम आगे देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं x एक्सिस में दिखाया गया है टाइम को, और इसे लिया गया है मिनट्स में, और y एक्सिस में दिखाया गया है डिस्टेंस को, जिसे लिया गया है किलोमीटर में। अब डिफरेंट यहाँ पे इन सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, जितनी आप वैल्यूज इसमें भरना चाहें भर सकते हैं। और इस तरफ डिस्टेंस में हमने किलोमीटर्स में इसकी डिस्टेंस लिखी है। तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, सबसे पहले हम रीडिंग अपनी नोट करते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है हमें, तो इसलिए इसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और 2 मिनट में 2 किलोमीटर। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। सेम वे इस ग्राफ में भी यही दिखाया गया है। जहाँ पे ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। फिर से यही टेबल अगर इसको प्लॉट करना हो, सेम वे इसी तरह से हम देखेंगे। यहाँ पे हमें x एक्सिस में हमने टाइम को नोट कर लिया है, 8 AM, देन 8:30, 9, 9:30 एंड 10 AM। और डिस्टेंस किलोमीटर में, क्योंकि हमने देखा कि 0, 20, 40 एंड 20 किलोमीटर का गैप इनके अंदर था, तो हमने 10 किलोमीटर, ये 20 का भी ले सकते हैं, हमने इसको y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है। अब सेम वे हम देखेंगे कि 8:30 पे 0 किलोमीटर था, तो 8:30 के सामने यहाँ 0 किलोमीटर दर्शाया गया है। 8:30 पे उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये 8:30 यहाँ पे है और 20 किलोमीटर यहाँ। इसी तरह से 9 बजे उसकी जो दूरी थी, ये 9 बजे की लाइन हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, और 9 बजे जो डिस्टेंस थी वो 40 किलोमीटर थी। 40 किलोमीटर की लाइन जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ इस तरह से ये पहुंचेगा। इसी तरह से हम पूरा ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट line, it indicates that the object is moving with a constant speed. However, if the speed of object keeps changing, the graph can be any other shape. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 तरह के ग्राफ हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो सीधे हम ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है इसका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इस वाले ग्राफ में एक कर्व लाइन बन रही है, तो इसका मतलब इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ये वस्तु गति कर रही है। Then from the distance time graph we can find the distance moved by bus at any instant of time. अब ये क्या चीज है, इसको हम प्रीवियस स्लाइड की हेल्प से समझते हैं। देखिए, ये जो टेबल इसमें बनी थी वो आधे आधे घंटे के अंतराल पे बनी थी, क्योंकि 8 बजे का इसमें दिखाई गई है, देन 8:30 बजे की दिखाई गई है डिस्टेंस, और 9 बजे की। लेकिन इस टेबल को देख के हम ये नहीं बता सकते कि 8:15 पे ये बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी या 8:20 पे कितनी ट्रैवल करी थी। लेकिन ग्राफ की मदद से हम इसके किसी भी पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 8:15 का निकालना है। सपोज हमें पता करना है
कि 8:15 पे बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। तो हम जानते हैं क्योंकि यहाँ 8 AM और 8:30 AM के बीच की जो डिस्टेंस है उसके मिड वे में ही, उसके आधे पे ही 8:15 होगा। तो हम उसकी बिल्कुल मिडिल पोजीशन ले लेंगे जिसे यहाँ पे A से दिखाया गया है। तो ये जो दूरी होगी, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का गैप था, तो 2 सेंटीमीटर पे हमें 8:15 मिलेगा, 8:15 का टाइम। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस लाइन को ऊपर जब करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन को, फिर उसे हम y एक्सिस से मिला देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उस बस ने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी थी 8:15 के टाइम पे। तो यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसी की सहायता से हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है। सो क्वेश्चन इज, Bujo goes to the football ground to play football. The distance time graph of this journey from his home to the ground is given in the figure. इस फिगर में दी है। इस तरह से हमें एक ग्राफ दिख रहा है। सबसे पहले तो हम ग्राफ को देख के ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि बूझो की जो जर्नी है शुरू में स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि शुरू में वो यूनिफॉर्म मोशन में थी, उसके बाद वो चेंज हो रही है, उसके बाद वो रेस्ट की पोजीशन में आ रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में हमें दिख रही है, डिस्टेंस की तरफ कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो ये रेस्ट की पोजीशन इसकी होगी, और उसके बाद फिर से उसने मोशन किया। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इंडिकेट अबाउट द मोशन ऑफ बूजो। तो बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस में इसमें कुछ जर्नी हुई नहीं है, तो इसका मतलब इसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। तो ये कैसा है, बूजो रेस्ट की स्टेट में है, इसमें at rest, so speed is 0. दूसरा क्वेश्चन है, is the motion between 0 to 4 minute uniform or non uniform। तो ये है 0 मिनट और ये है 4 मिनट। तो यहाँ तक तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है लाइन में, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हम देख सकते हैं क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है इस पॉइंट के बाद, तो 4 से थोड़े ही पहले उसकी स्पीड चेंज हो गई है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ व्हाट इज हिज स्पीड बिटवीन 8 and 12 मिनट ऑफ हिज जर्नी। अच्छा, तो 8 मिनट ये है और 12 मिनट ये है, हमें क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस है कितनी। जब 8 मिनट था यहाँ पे, तो इसकी डिस्टेंस थी 150, और जब 12 मिनट था, जब डी पॉइंट पे ये पहुंचा, फाइनल स्टेट इसकी थी 225, और सी पे इसकी पोजीशन थी 150। तो हम इसकी जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा 75 मीटर। तो ये इसकी डिस्टेंस आ गई। अब टाइम देखते हैं, हमें पता है 8 मिनट पे यहाँ पे था और 12 मिनट में यहाँ पे पहुंच रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 4 मिनट का। तो टाइम हमारे पास आ जाता है 4 मिनट्स। तो हम फॉर्मूले में से पुट कर सकते हैं 75 अपॉन 4, और ये आएगा 18.75। यूनिट लिखना बहुत आवश्यक है, तो क्योंकि डिस्टेंस दी गई थी मीटर में और टाइम मिनट में, तो ये रहेगा इसका आंसर, स्पीड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सिंपल ग्राफ हमें स्पीड और टाइप ऑफ मोशन और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक नए सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।